देवभूमि डायलॉग में कल हमने एक वीडियो साझा किया था और यकीन मानिए जिस जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में वो वीडियो देखा वो भी भावुक हो उठा। वो वीडियो था डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल का रिटायरमेंट का। आप सोचिए, उन्होंने 36 वर्ष एम्स को दिए। वो देश दुनिया के जाने माने आई सर्जन हैं, लाखों लोगों को रोशनी दे चुके हैं, देश दुनिया में उनका नाम है। लेकिन कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे भारतवर्ष को, मैं कहूंगा, एक तरह से भावुक कर दिया। चूंकि वो देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, इसलिए एक उत्तराखंडी होने के नाते हम सब के लिए भी एक भावुक क्षण भी था और एक गौरव का क्षण भी था कि देवभूमि उत्तराखंड के धारचूला से निकला एक व्यक्ति देश के इतने प्रतिष्ठित संस्थान में लाखों लोगों को रोशनी दे चुका है। देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल साहब। बहुत धन्यवाद डॉक्टर तितियाल, आपका आभार, आपका अभिनंदन। और पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने धारचूला जैसे दुर्गम स्थान से निकलकर उत्तराखंड का तो मान बढ़ा ही बढ़ाया, लेकिन पूरे भारतवर्ष का भी मान देश दुनिया में आपने बढ़ाया। सर, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आपने कल हम सबको भावुक कर दिया सर। वो कैसा क्षण था सर? उस क्षण में क्या कुछ चल रहा था, आप मुझे बताइए जरा। हाँ, जैसा आप देख रहे थे कि वो मेरा आखिरी ऑपरेशन थिएटर का डे था। और जहाँ तक एक आई सर्जन का एक आप देखिए कर्म भूमि देखते हैं, तो जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उससे लोगों को रोशनी मिलती है। और मेरी ज़िंदगी में जो है वो सबसे ऐसा एक स्थान रहा है जहाँ मैंने लोगों की सेवा की है। और जब मैं उस आखिरी ऑपरेशन में कर रहा था तो मेरे दिल में भावनाएं थी कि अब मैं शायद दोबारा इस ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ पाऊँ। और जिस जगह से हम जुड़े हुए हैं, जिस जगह को हमने अपना पूरा इतने सालों का योगदान दिया है, इस चीज़ को, देश के प्रमुख स्थान को उस स्थिति में लाना कि दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन जाए, और वहाँ हमने जो योगदान दिया है, लोगों को छोड़ के बाहर आने में मुझे भी काफ़ी इमोशनल मैं हो गया था। मेरे साथी लोग, मेरे जो वहाँ के स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, हम सब का दिल भराया था। तो एक तरह से देखा जाए तो एक किसी भी आदमी का किसी भी स्थान से जो लगाव रहता है वो जो है एक प्यार, रिस्पेक्ट के ऊपर निर्भर रहता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे लोगों का मेरे ऊपर प्यार था, एक रिस्पेक्ट था, जो ऐसे माहौल में जब आदमी किसी से विदाई लेता है तो ऐसा एक माहौल बन जाता है। और ये दर्शाता है कि हम लोग कितने दिल से इस संस्थान से जुड़े हुए थे। तो आपने आखिरी दिन कितनी सर्जरी की सर? आखिरी दिन मैंने करीब 7 सर्जरी की थी, क्योंकि मेरे साथी चाहते थे कि मैं आखिरी दिन में ऑपरेशन करूं, क्योंकि ये ऐसा एक सेंटर में ऐसा जगह है जहां मैंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है। क्योंकि आखिरी दिन तक ही जो है लोगों के मेरे रिक्वेस्ट आते रहते, सर आप जा रहे हैं तो हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। क्योंकि जो इसके पहले तक जो भी ऑपरेशन थिएटर थे, तब भी मैं पूरे सेंटर में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन मैं कर रहा था। करीब 40 से 50 सर्जरी मैं हर दिन करता था, और मेरी ओपीडी जो है 150-200 की होती थी। तो इतने लोगों को उनका विश्वास मेरे ऊपर था, मेरे संस्था के ऊपर था। तो लोगों ने कहा आखिरी में भी कुछ अपने चाहने वाले हैं, मेरे अब खुद के फ्रेंड्स हैं, उनकी सर्जरी मैंने और मुझे करनी भी पड़ी। मुझे अच्छा लगा कि ये एक ऐसा मौका मुझे मिला कि मैं आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया मेरे लिए था वो करके बाहर निकला। तो सर, ये माना जाए कि आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो जाएं, लेकिन अगर आप व्यवहारिक हैं तो कल आपके स्टाफ के साथ वो दिख रहा था कि वो लोग आपको कितना प्यार करते हैं, वो किस तरह से आपको अपना आदर्श मानते हैं। देखो, किसी भी संस्थान में हम काम करते हैं, आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। और मेरा तो इस संस्थान के साथ जब से मैं स्टूडेंट रहा हूँ 46 साल पूरे हो गए थे। और आरपी सेंटर में जो आँखों का सबसे बड़ा एक संस्थान है पूरे देश का, वहाँ पर जब मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की थी तब से करीब करीब 40 साल मुझे हो गए थे। तो लोगों से जुड़ना एक जो है हो ही जाता है और लगाव भी हो जाता है। लेकिन जैसा आप सही कह रहे हैं कि संस्थान में यदि आपका लोगों के प्रति अच्छी भावना हो, अच्छी सीख दो बच्चों को,
तो ये जो है रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और हम बच्चों को सिखाती यही है कि आप जो है रिस्पेक्ट लीजिए, अपने संस्थान की इज्जत कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अच्छा काम करेंगे। काम जो है सभी लोग करते हैं, और हमारा एक मेडिकल प्रोफेशन ऐसा एक स्थान है, और हमें जो है लोगों की सेवा करने का एक मौका मिलता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी कि हो सकता है अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों, जिससे कि आपको इस महकमे में, इस संस्थान में आने का मौका मिला है। सर लेकिन आप तो बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि धारचूला जैसे दुर्गम स्थान से निकलकर उसके बाद लखनऊ जाकर और उसके बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में इतना साल सेवा देने के बाद आप तो, मुझे लगता है, लाखों उत्तराखंडियों के युवाओं की उम्मीद है जो इस तरफ अपना भविष्य बनाना चाहता है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं हमें। हाँ, डेफिनेटली। मैं समझता हूँ कि जिस दौरान में हमने पढ़ाई की थी, स्पेशली जो है उत्तराखंड के जो सीमांत एरिया है, वहाँ पर डिफ़िकल्टीज बहुत थी, अभी भी है। क्योंकि जो एजुकेशनल सिस्टम्स उतने अच्छे अभी भी नहीं है। हमारे टाइम में भी जो है, मुझे याद है, मिडिल स्कूल 6 में ज्वाइन करने के लिए मुझे अपने गांव तीदांग से दारचूला आना पड़ा, जो करीब करीब 3 दिन का पैदल यात्रा होता था। और दारचूला में मैंने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और मुझे बड़ा फक्र होता है आज कहते हुए कि उस ज़माने में, हमारे टाइम में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है इस देश का, इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का उस टाइम में सबसे प्रतिष्ठित एजुकेशनल सिस्टम होता था। और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे होते थे। अभी भी मेरे कुछ टीचर हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने में। और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई मैंने जो है लखनऊ में की थी। उससे जो है एक तरह से मेरे मन में जागृति हुई, और एक तरह से पता चला कि मेडिकल एजुकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। और एम्स के बारे में, इनफैक्ट मुझे जब लखनऊ आया तब पता चला कि एम्स एक ही संस्था है जो देश का नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। और भगवान की बड़ी कृपा रही कि मेरी जो है कोचिंग अच्छी हुई है कृष्णा कोचिंग लखनऊ में। और मेरा पहले अटेम्प्ट में एम्स न्यू दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि पहाड़ से निकल करके प्लेन्स में आना, फिर उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना, जहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाता है, आपके बोलने के तरीके चेंज हो जाते हैं। लेकिन मुझे याद है कि हमारा पूरा एजुकेशन जो है हिंदी मीडियम में होता था उस ज़माने में। और जब हम पहली बार एम्स का एग्ज़ाम देने आए तो इंग्लिश में देना पड़ा था। तो एक कोचिंग था जो मेडिकल कोचिंग 1 साल की मैंने की थी लखनऊ में कृष्णा कोचिंग में, उसने मुझे बहुत ही सहायता मिली उसमें कि मुझे इंग्लिश में लिखना आ गया था। और एक बड़ा कारण था कि मेरा एम्स में उसमें सिलेक्शन हुआ था। लेकिन आज के डेट में इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, बच्चों की सुविधाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए कि अच्छे संस्थानों में आ जाएं, और अपने लिए और अपने समाज के लिए अच्छा काम करें। सर आप एक देश दुनिया के जाने माने आई सर्जन तो हैं ही, लेकिन आप एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, मैंने सुना है। तो जिन जिन छात्रों को आपने तैयार किया है उनको आपने मूल मंत्र क्या दिया? देखो, फॉर्चुनेटली एम्स में जितने भी बच्चे आते हैं, देश के सबसे अच्छे बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। तो हमारी एक तरह से जो है एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो जाती है। और ये बच्चे इतने अच्छे, इनकी जो है सीख होती है शुरू से ही, और इनमें एक प्रतिभा होती है कि चीज़ों को अच्छी तरह से निभा सकें। मुझे बड़ी खुशी होती है आज हमारे देश में नहीं, विदेश के हर कोने में हमारे बच्चे जो हमसे पढ़े हैं वो हैं, और बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में, प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करते हैं, वहाँ के लीडर्स हैं। और हम उनको 2 चीज़ सिखाता हूँ मैं। लोग कहते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, पहला कि जिस संस्थान से आपकी पढ़ाई हुई है उसको कभी भी उसका रिस्पेक्ट खोए नहीं, उसको उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। और दूसरी जो है, जो सीख मैंने उनको दी है कि कॉन्फिडेंस, आपको हम यहाँ पर ज़्यादा सिखा नहीं सकते हैं, जो सिखाते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सिखाते हैं। तो हमारे बच्चे एम्स से जो बाहर निकलते हैं उनमें एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होता है कि वो हर चीज़ के बारे में उनकी जानकारी होती है, और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ है कि इंस्टीट्यूशन में हमने, इंस्टीट्यूशन की जो एक मुख्य एक जो साधन होता है, जो इक्विपमेंट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो वर्ल्ड के जो
पाए जाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, वो यहाँ पर हमने अवेलेबल कराई है बच्चों को, उनकी ट्रेनिंग कराई है। और सबसे इम्पोर्टेंटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, स्किल ट्रांसफ़र हमने उनको दी है, जिससे कि वो हर तरह की जो मरीजें हैं, बीमारियां हैं, उसका इलाज कर सकें। तो मेरा उनको दो ही चीज़ मैं कहता हूँ कि अपने कलीग्स के, अपने टीचर्स की, अपने संस्थान का रिस्पेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और ऐसी चीज़ें करिए कि आप जो है दुनिया में हमेशा आगे रहें। वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके दिमाग में, आपके दिल में कॉन्फिडेंस हो कि हम जो है अच्छी जगह से पढ़ाई करके आए हैं। सर, आपने कई बड़े दिग्गजों की आई सर्जरी भी की है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही हैं, दलाई लामा रहे हैं, कई बड़ी शख्सियतों का। थोड़ा इनके बारे में बताइए ना कि उस समय क्या था, मतलब थोड़ा, क्योंकि ये दिमाग पे रहता है कि साहब अगर उनका सर्जरी हो रही है, कुछ इस तरह का रहता है सर, या आप नॉर्मल पेशेंट जैसे बाकी है उन्हीं की तरह रहता है दिमाग में? देखो बट जी, ऐसा है हमारे लिए, मेरे लिए तो हमेशा हर मरीज जो मेरे पास आया है वो मेरे लिए वीआईपी रहा है, चाहे वो किसी भी कॉमन आदमी हो। और आज की डेट में जो मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे सबसे इम्पोर्टेंट वीआईपी हो रहे हैं जिन्होंने मुझे खुद पढ़ाया है। तो मुझे ये जो है भगवान ने एक ऐसा संस्थान दिया काम करने के लिए, और ऐसा स्किल दिया है कि मैंने अपने बड़े सारे जो जो मेरे टीचर्स थे एमबीबीएस टाइम के, और सब्सिक्वेंटली मेरे साथ मेरे कलीग्स थे जिनको मेरे पर विश्वास था कि मैं उनके लिए अच्छा काम करूंगा। वो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा रहता है किसी भी प्रोफेशनल कैरियर में। मेरे साथ में जो लोग काम करते हैं, उनके उनकी जो है एक कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर, और जो एक सद्भाव था, वो सबसे मैटर करता है। जहाँ तक बीबीवीआईपीज हैं, जो लोग ऑफिस में हैं, जैसे आपने नाम लिया, बड़े सारे ऐसे पद में होते हैं जिनके लिए सर्जरी करना डेफिनेटली चैलेंज होता है क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस देश के बड़े सारे नामी लोग हमारे संस्थान में ऑपरेशन कराने के लिए आए। ये मेरे लिए नहीं, पूरे मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए एक गर्व की बात है। और ये इंस्टीट्यूशन के कारण ही लोग हमारे पास आते हैं। और सर, कभी हमने उनमें ऐसे नहीं सोचा है कि हम एक बड़े आदमी का ऑपरेशन कर रहे हैं। हम हमेशा ये सोचते थे कि हम एक आंखों का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और जहाँ तक सबसे जो एक फीलिंग होती कि मुझे एक ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हुई जिसमें एक तरह का जो है एक ज्ञान मिलता है, या एक ऐसी विभूति होती है, जैसे कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी थे। उनसे मिलना, उनका ऑपरेशन करना, मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपना ऑपरेशन करा सकते थे। लेकिन मुझे याद है उन्होंने कहा जब उनसे मेरी मुलाकात हुई कि मैं इंडियन से ही ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया ने मुझे शेल्टर दिया। मैं इंडिया को अपनी जो है एक अपना जो है घर मानता हूँ। इसलिए मैं दुनिया में कहीं और नहीं कराऊँ, मैं इंडिया में ही कराऊंगा। लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए कि पता नहीं कैसे उनको मेरा पता चला, और कहते हैं मुझे जो है एम्स में जाकर इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है। और जब मेरी से उनसे मुलाकात हुई, उनसे जब हाथ मिलाते थे, तो एक तरह का एनर्जी सबको मिलता था, वो हमें अभी भी मिलता है जब भी वो जांच के लिए आते हैं। तो ऐसे मौके जो है मुझे मिले, और मैं जानता हूँ कि ये संस्थान के कारण ही हुआ, एम्स के कारण हुआ है। और ये हमें हमेशा मैं ऊपर वाले के धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा स्थान दिया। सर, ये अवसर है आपसे बात करने का। आजकल आपने देखा हमारी युवा आबादी जो है वो फ़ोन पे ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे दौर में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है आपसे पूछने की कि हम अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसमें हम कितने सालों से इसमें बातें करते आ रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को या फैमिलीज को सिखाते आ रहे हैं कि कैसे बच्चों की आंखों का ध्यान किया जाए। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक कंपलसरी पार्ट हो गया है लाइफ का, क्योंकि आपके फ़ोन, स्मार्टफोन्स कंपलसरी हो गए हैं आजकल, सारे इंफॉर्मेशन उसी फ़ोन में है। उसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। बच्चों के लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट एक डिवाइस हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी सुविधाएं इसमें हमें मिलती है, साथ में इसके कारण से बड़े सारे दुविधाएं भी हो जाती हैं। जैसे हमारे बच्चे इसमें चिपके रहते हैं, इसमें गेम्स खेलते हैं, इसमें जो है छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं जो दिखाई देने में डिफ़िकल्ट होती है। इसकी जो
चमक होती है, उसके कारण से भी आंखों में दुविधा आ जाती है, क्योंकि आप बड़े पास रख करके मोबाइल फ़ोन को देख रहे होते हैं, या फिर जो छोटे छोटे लैपटॉप्स होते हैं, या फिर आईपैड्स होते हैं। इसलिए जो है इससे हमने देखा हुआ है कि पिछले दशकों में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मायोपिया, जैसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, वो बच्चों में मायोपिया की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और बच्चों में शुरू से चश्मे का नंबर लग जाता है, और ये एक बार लग जाए तो बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ने लगता है। जी। तो आजकल हम जो काम कर रहे हैं इसमें, कैसे इस मायोपिया का प्रोग्रेशन कम कर सकें, तो उस बारे में काम हो रहा है। जैसे हम स्कूल में बड़े सारे हमने एडवाइजरी निकाली है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि स्कूल में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ ऐसे करें कि आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़े, बड़े स्क्रीन्स हो, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, और जो बच्चे की पोजीशन है वो इरेक्ट हो, बैठ के देखें, लेट के कभी मोबाइल नहीं देखनी चाहिए, अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, थोड़ी सी लाइटिंग होनी चाहिए, कंट्रास्ट ठीक होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके फ़ोन को फ़ोन की तरह यूज़ करें, उसको जो है एज ए डिवाइस जिसमें गेम्स खेलते हैं उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं यदि आपको गेम्स खेलना है तो टेलीविज़न में खेलिए जिसमें बड़ा स्क्रीन हो, तो उससे आंखों में जोर कम पड़ता है। और स्कूल में आउटडोर एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपलसरी होनी चाहिए। हर दिन स्कूल में 1 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी होना चाहिए। जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें मायोपिया का प्रोग्रेशन कम हो जाता है। इनफैक्ट मैंने भी जो है एम्स में अभी अभी शुरुआत की है, स्थापना की है मायोपिया क्लिनिक की, जो कि आज की डेट में पूरे देश में रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर हम देखते हैं कितने बच्चों को मायोपिया है, उनका करेक्शन कैसे करना चाहिए, प्रॉपर चश्मे का नंबर देना, और साथ में ट्रीटमेंट करना। जैसे आपने सुना होगा आजकल जो है एट्रोपिन ड्रॉप यूज़ करते हैं, लो कंसंट्रेशन, जिससे मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाता है। साथ में स्पेशल ग्लासेस आने लगे और कॉन्टैक्ट लेंस आने लगे, जिससे कि मायोपिया का प्रोग्रेशन कम हो जाता है। और साथ में यदि हम एक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे तो ये मायोपिया जो है बीमारी कम हो जाएगी। WHO ने ये अनाउंस किया है कि यदि ऐसे चलता रहा तो 2050 तक पूरे दुनिया के 50% बच्चे जो है मायोपिक हो जाएंगे। इनफैक्ट जो चाइना, कोरिया ऐसे माफिया है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट अब नियम बन रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कम से कम यूज़ किया जाए। और कुछ देशों में तो जो है 3 साल से कम के बच्चों को मोबाइल देना जो है एक कानूनी जुर्म घोषित किया गया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कदम है, कैसे जो है इस छोटी सी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकें हम। सर, आपने नेत्रदान को लेके भी बहुत मुहिम चलाई है, और किस तरह से आप देखते हैं कितना बदलाव आया है और आने वाले समय में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये जहाँ तक मेरा अपना रुझाव है, मैं तो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या आई बैंकिंग सिस्टम से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरा जो आई डिपार्टमेंट में जाना या ऑप्थल्मोलॉजी लेना भी इसी कारण से था। जो शुरुआत में मेरी जो है चाहत थी कि मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन बनूं, और लकीली मैं इस क्षेत्र में काम कर पाया। और अभी तक जो है हमने ये कोशिश की है कि देश में लोगों में अवेयरनेस बढ़े। इसका मतलब कि जो परिवार है उनमें जानकारी हो कि कैसे नेत्रों का दान किया जा सकता है मरने के बाद, अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद। क्योंकि लोग जो है प्लेस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे अंगों का दान कर दिया जाए या आँखों का दान कर दिया जाए, लेकिन दान स्वयं आदमी नहीं कर सकता है। तो दान तो केवल परिवारजन करते हैं या परिवार वाले करते हैं। इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन होना, उनको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कई सालों में हमने कोशिश की है कि लोगों में जानकारी हो। ऐसे धारणाएं होती हैं कि लोग जो है दान देने से मना कर देते हैं, कि वो समझते हैं कि दान देने से उनके शरीर में जो है खराब लगेगा, चेहरा खराब दिखने लगेगा, या फिर पुनर्जन्म होता है तो उसमें आदमी अंधा पैदा होगा। इन सब धारणाओं को हमने जो है काफ़ी हद तक लोगों को समझा के कम किया है। और जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने की है कि जो आई बैंकिंग सिस्टम है पूरे देश में उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया है। और जो मीडिया होता है जिसमें हम टिश्यू को स्टोर करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कंट्री में हमने फैलाया है एम्स के द्वारा।
और जो लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, उसको हमने आगे बढ़ाया है। बड़े सारे लोगों को हमने, टेक्नीशियंस को, काउंसलर्स को और ट्रांसप्लांट सर्जन्स को जो है ट्रेनिंग दी है एम्स के द्वारा। और जहाँ तक एम्स का सवाल है, पिछले 30 सालों में मैंने यही काम किया है कि कैसे हम ट्रांसप्लांट के लिए जो टिश्यू कलेक्शन बढ़ाया जाए। उसमें जो मेजर चेंज हमने किया है कि जो डोनेशन लोग करते हैं, अब जो है वॉलंटरी डोनेशन कम हो गया है, हॉस्पिटल से डोनेशन ज़्यादा हो गया है। तो एक प्रोग्राम होता है जिसे SCRP बोलते हैं, हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम। ये 2010 से हमने चलाया है, तब से कलेक्शन बढ़ गई है। दिल्ली में हमारे कारण जो है एक सेंट्रलाइज दिल्ली SCRP प्रोग्राम बनाया, जिसमें दिल्ली के 5-6 हॉस्पिटल को एक साथ कनेक्ट किया। तो एक तरह देखा जाए तो फ्यूचर में हमें एक कम्युनिटी आई बैंकिंग सिस्टम पूरे देश में चलानी पड़ेगी, जिसमें कि कलेक्शन एक यूनिफॉर्म हो जाए और लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो अब है, जो 2018 और 19 में हमारे सर्वे के द्वारा, एम्स के सर्वे के द्वारा पता चला कि जो कॉर्निया की बीमारी, जो आगे की पुतली है उसकी बीमारी का, उसके कारण से अंधता होने बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। मोतियाबिंद के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। तो ये हम जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के द्वारा इसमें रोशनी हम आदमी को दे सकते हैं। तो साल में करीब करीब हमें 1 लाख से लेकर 2 लाख सर्जरी की ज़रूरत है पूरे देश में। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम 40 या 50 हज़ार सर्जरी कर पाते हैं, तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में हमें जो है सर्जरी की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसमें कोशिश हो रही है, और जो आई बैंकिंग सिस्टम है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और लोग करते रहेंगे आगे। सर, एक आखिरी सवाल, और मैं समझता हूं भारत के लोग ये आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को रोशनी देने की मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है। तो जहाँ तक जो हमारे देश में जो अंधता की जो मुहिम है उसको दूर करने की, वो तो काफ़ी लंबे समय तक करनी पड़ेगी। क्योंकि ब्लाइंडनेस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश जो है अभी भी सबसे अग्रिम पंक्ति में है कि ब्लाइंडनेस की प्रिवलेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मोतियाबिंद एक मेजर कारण है यहाँ पर। जितनी हम सर्जरी साल में करते हैं, पिछले साल हमने करीब 80-85 लाख सर्जरी देश में हुई है, उसके बावजूद भी कैटरेक्ट या मोतियाबिंद से रिलेटेड ब्लाइंडनेस कम नहीं हो रही है। साथ में आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवित रहने की जो उम्र है देश में बढ़ती जा रही है। तो ओल्ड एज जो है मेजर प्रॉब्लम होने वाली फ्यूचर में, उसके साथ बड़े सारे ऐसे एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होने हैं, जिसे हम कहते हैं मैकुलर डिजेनरेशन, काला मोतिया होना। ये सब बड़े सारे इश्यूज होने वाले हैं। और साथ में भी बच्चे जो होते हैं उनमें बीमारी बढ़ रही है, एलर्जी का बीमारी, जैसे हमने मायोपिया कहा था। और आप देख रहे हैं कि अब जो है प्रीमेच्योर बेबी भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि हमारे न्यूनेटल आईसीयूज भी अच्छे अच्छे बनने लगे हैं। तो उनके साथ भी बड़े सारे बीमारियां अटैच हो जाती हैं। तो ये फ्यूचर चैलेंजेस हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो इसी फील्ड में अभी भी काम करता रहूँगा, लोगों की सेवा जरूर करूँगा। क्योंकि मेरे बच्चे दिल्ली में हैं, मैंने दिल्ली में इतने साल बिताए, तो दिल्ली छोड़ना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जुड़ करके ऐसा संस्थान बनाने की कोशिश मैं करूँगा, जहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च साथ में चलता रहे। और मेरी बड़े सालों से, पिछले 30 सालों से मेरे दिल में भावना है, जिसको मैं आगे कर नहीं पाया, कि मैं अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए ऐसे मेडिकल सुविधाएं प्रदान कर सकूं जो मेरे एम्स में रहते हो नहीं पाया। लेकिन अब जो है एक बार मैं सरकारी नौकरी से बाहर आ गया हूं, तो एक ऐसा ट्रस्ट बनाओ कि जहां पर चैरिटेबल काम हो सके, स्पेशली जो है पेशेंट इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ने के लिए, उनके इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरा, जो हमारे उत्तराखंड में, पूरे देश में ही है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है कैंसर के मरीज आजकल आ रहे हैं, जो कि बड़े लेट स्टेज में इलाज के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसा हम एक सुविधा बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें जो है डिटेक्शन जल्दी हो जाए। और लोगों, वो तभी पॉसिबल है जब लोगों को अवेयरनेस हो कि कैंसर की बीमारी में क्या क्या लक्षण होता है और उसका इलाज हो सकता है ये सही टाइम में, यदि उसकी जानकारी हो जाए तो ये अब हम मैं देख रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जो
पेट से रिलेटेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड कैंसर बहुत ज़्यादा है, गले से लेकर के आँख तक का, और साथ में जो है ओरल कैंसर, स्किन कैंसर, और जो लंग कैंसर है बहुत ज़्यादा है हमारे उत्तराखंड में। लिवर कैंसर भी बहुत है। तो इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जो हमारी सरकार है उत्तराखंड में, और जो है बाकी सारे जो नॉन सरकारी तंत्र है, उनको साथ लेकर के इस विषय में मैं काम करना चाहूँगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार डॉक्टर तिथियाल। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपने पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है और आपके मन की जो इच्छा है कि आप पहाड़ की सेवा करें, और आप जैसे विभूति अगर पहाड़ की सेवा करेगी तो जाहिर है यहाँ के कई लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। भट्ट जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तिथियाल। उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उसने पूरे देश को भावुक किया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पद में पहुंचने के बाद भी वो आज भी अपने जड़ों से जुड़े हैं और उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए।